हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था यूनिट 1 में जो सेक्शन यूज्ड हम लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड, उसका सारा स्पेसिफिकेशन देखे थे हम लोग, कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो देख लिए थे, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मटेरियल जो हम स्टील यूज कर रहे हैं उसका, स्टील का हम एडवांटेज भी देखे थे और डिसएडवांटेज भी देखे थे। अब हम लोग का जो टॉपिक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड, कितने तरह का लोड होता है। ठीक है, अब इसमें जो लोड है, लोड पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे कि लोड तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग आपको क्या बोले थे कि लेकर के क्या बैठना है, पेन, कॉपी और स्टील का जो कोड है हमारा IS 800 2007 जो सब लोगों को डाउनलोड करना है और प्रिंट कर करके अपने पास रखना है। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लोड। ठीक है, तो जो लोड के लिए कोड एक अलग से यूज करते हैं, ठीक है, वो तुम लोग को नहीं पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट है। हम प्रिपेयर कर करके ये हम बता रहे हैं कि लोड कितने तरह का होता है। ये सब ऐसा नहीं है कि उस कोड लेकर के बैठ जाना, वो बहुत ज़्यादा पेजेस का कोड है। जब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो वहां पे कोड्स उस साइट पे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि हम लोग जो लोड के लिए जो कोड यूज करते हैं वो कितना है, IS 875 1987 यूज करते हैं। ठीक है, अब सारा जो लोड है उसके लिए अलग अलग पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखो, ये ऐसा नहीं है कि कोड हम IS 875 में ही देखेंगे, ऐसा है कि देखो जैसे ये हमारा लोड है, ये लोड हम लोग देखेंगे IS 800 2007। ये जो है ये हमारा जो क्लॉज है इसमें जाओगे 3.1। ठीक है, ये 3.1 जो क्लॉज है, और पेज नंबर के साथ इसलिए बता रहे हैं कि जिसके पास कोड है वो देखेगा। पेज नंबर 15 में लोड का डिस्कशन है। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि लोड कितने टाइप्स का होता है। तो दो टाइप्स का, कौन कौन सा, वर्टिकल लोड्स एंड हॉरिजॉन्टल लोड्स। सेकंड क्या हमारा, हॉरिजॉन्टल लोड। अब देखेंगे कि वर्टिकल लोड्स क्या है। ठीक है, वर्टिकल लोड्स में कौन कौन सा आता है, ये हमारा देखो, ये जो मार्कर है, वर्टिकल लोड क्या है, अगर इसके ऊपर से ये लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर से इस मार्कर का लोड, इस मार्कर का लोड, ये क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, क्या करेगा, ये हमारा जो नीचे वाला जो मेंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, 3 मेंबर हम लिए। ठीक है, इस पे जो वर्टिकली क्या लग रहा है, डाउन लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल लोड, कि जो हम लोड अप्लाई करेंगे तो हमारा जो नीचे का जो मेंबर है उसको लेकर के कहां जाएगा, नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल लोड। अब इसी में दोनों तरफ से इसे यहां पे फोर्स लगा दिए और इस साइड से लगा दिए, तो अब जिसका फोर्स अधिक रहेगा उधर क्या क्या होगा, स्वे का कंडीशन आता है। ठीक है, यहां पे तो जिधर लगेगा हॉरिजॉन्टल जो लोड है वो हमारा क्या करेगा, इस मेंबर को हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लोड्स। अब इसमें वर्टिकल लोड्स में कौन कौन सा लोड्स आ गया, वर्टिकल लोड्स में हमारा क्या है, डेड लोड, लाइव लोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इंपोज्ड लोड भी बोलते हैं या इंपोज्ड लोड भी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या है हमारा, स्नो लोड, जो हमारा बर्फ, अब क्लाइमेट के अनुसार भी चलेंगे ना, अब जहां पे ठंडा प्रदेश है वहां पे बर्फबारी तो होता ही है, तो वो भी लोड हम लोग कंसीडर कर करके चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा वर्टिकल लोड में तो हम लोग देख लिए कौन कौन सा, डेड लोड, सुपर इंपोज्ड लोड और लाइव लोड, और एंड कौन सा, विंड नहीं, हमारा कौन है, स्नो लोड। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्टिकल लोड में। अब हम लोग देखेंगे कौन सा लोड, सेकंड लोड हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लोड। अब हॉरिजॉन्टल लोड में कौन कौन सा लोड आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लोड में सबसे पहला जो हमारा क्या है, अर्थक्वेक लोड। अब हम जैसे देखो, जब हम अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है तो मेंबर को क्या करेगा, ये हिलता है, तो कैसे हिलता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा फोर्स अप्लाई कैसे हो रहा है, हमारा फोर्स अप्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इस पे जो लोड अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा है, किसको, मेंबर को, तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लोड। तो अर्थक्वेक क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल लोड हो गया। और विंड लोड, अगर कोई मेंबर खड़ा है तो हवा क्या चलता है, पैरेलली चलता है, किसके, सरफेस से पैरेलल चलेगा, तो इस मेंबर पे कौन सा लोड लगेगा, हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, तो विंड के द्वारा। तो हमारा कौन सा ये विंड लोड क्या है, हॉरिजॉन्टल लोड है।
ठीक है। अब यहां पे हम लोग अब एक एक कर करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि IS 800 2007 में पेज नंबर 15 खोलोगे, वहां पे टोटल लोड्स का वहां पे जिक्र किया है, ठीक है। तो वो देखना, साथ में हम कोड इसलिए बताते हैं कि कोड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। कहीं भी जाओगे कोड, अब जैसे हम एग्जाम देने गए, अगर कोड अलाउ रहेगा तो अगर मान लीजिए किसी का मिस कर गया, एक आध लोड मिस कर रहा है, तो अपना कोड का पेज पलटेगा, वहां पे डिफिनीशन नहीं होता उसका। ऐसा नहीं होता है कि हम डेड लोड, लाइव लोड और तुम्हारा विंड लोड का डिफिनीशन नहीं होगा, वहां पे बताएगा कि यहां पे IS 875 खोलिए और पार्ट नंबर 1 देखिए, तो यहां पे हमारा डेड लोड का जिक्र होगा 1987 वाले कोड में, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक कर करके हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने ये अभी बताया कि वर्टिकल लोड में कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लोड में कौन सा है, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, और हमारा हॉरिजॉन्टल लोड में कौन सा है, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। अब यहां पे देखेंगे कि डेड लोड, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। तो यहां पे डेड लोड देखते हैं, ठीक है। तो डेड लोड कौन से कोड में आएगा ये देखो, इसलिए बताना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये पढ़ना है तुमको, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां पे तुम जब देखोगे SSC जेई का जो क्वेश्चन होगा, इस पोर्शन से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो बोल देता है कि ये बताइए कि डेड लोड कौन सा कोड में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, ऐसा पूछता है, ठीक है। तो हम कोड नंबर याद रहेगा, ठीक, याद रखना है, ठीक है। तो डेड लोड कौन सा है, IS 875 पार्ट 1, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सेम रहेगा। लोड किस में है, IS 875 1987 में, लेकिन कौन से पार्ट में हमारा डेड लोड आता है। तो सबसे पहला लोड हम किसका आता है, डेड लोड का, जो कौन सा पार्ट में है, पार्ट 1 में 1987, ठीक है। और यहां पे आप डिफिनेशन देख लेते हैं, these loads are permanent load which carried to the structure throughout their life span, ठीक है, their life span। यहां पे देखो डेड लोड, ठीक है। डेड लोड क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जैसे कोई बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, अब जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हम एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्टील का भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। क्रेन का एग्जांपल है स्टील में, लेकिन बिल्डिंग से ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोड को बस हमको डिफाइन करना है, ठीक है, डेड लोड को। तो जैसे इसमें हम लोग देखेंगे बिल्डिंग में बीम, कॉलम, स्लैब, और जो अंदर में जो हम लोग कंक्रीटिंग, जो ब्रिक वॉल है, वो सब क्या है, हमारा डेड लोड है। ये क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसको हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको अब हम यहां से उठ करके जा रहे हैं तो कॉलम उठा करके ले जाकर कहीं और जगह रख दिए, ऐसा नहीं है, ये मूव नहीं करेगा, एक जगह से दूसरे जगह हम इसको नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेड लोड, जिसका एग्जाम्पल क्या है, बीम है, कॉलम है और स्लैब है, ठीक है। और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जब तक ये इसको हम डिमोलिश नहीं करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक ये हमारा स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, ठीक है, जब तक ये फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेड लोड। डेड लोड का सबसे एग्जांपल हम लोग देख लिए, बीम, कॉलम और स्लैब एटसेट्रा, और भी चीज है जो हम लोग का डेड लोड में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेड लोड, ठीक है। अब डेड लोड तो हम लोग जान ले कि डेड लोड होता क्या है। अब हम लोग डिजाइन करना होगा, तो कैसे करेंगे डिजाइन, विदाउट लोड। हमको जब तक कि लोड नहीं पता होगा तो हम डिजाइन कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर का डिजाइन करने से पहले हमें क्या पता करना होता है कि हम लोड कितना है। तो ये लोड कहां से आएगा, हमें IS कोड ने दे रखा है, ठीक है। जब 875 जब खोलोगे ना तो ये बताएगा कि डेड लोड में। अब जैसे देखो यहां पे हर एक मटेरियल का अलग अलग अपना हम लोग प्रैक्टिकली मतलब ये कर करके लैब में, लेबोरेटरी में टेस्ट कर करके हम लोगों ने पता करके रखा है, ठीक है, कि अगर हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है तो इस पे हम इस मान लीजिए एक पार्टिकुलर टुकड़ा लिए, उस पे हम क्या किए, लोड अप्लाई किए। लोड करने के बाद उसका हमें पता चल गया कि इसमें इसका कितना डेंसिटी है, ठीक है, इसका डेंसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग हमारा क्या है, यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। अब देखते हैं पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द डेड लोड, ठीक है। तो यहां पे PCC, अब PCC क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, साथ में लिख देना, ठीक है। यहां पे थोड़ा बड़ा बन जाता है इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, बाकी अपने कॉपी में मेंशन कर देना कि PCC का मतलब क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो इस प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो हमारा क्या है, डेड लोड जो है, जो हमारा डेड लोड जो उसके कारण जो यूनिट वेट आ रहा है वो कितना है,
24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मीटर क्यूब जो हमारा जैसे वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को कट करो, उस पर लोड लगाओ, तो उस पर कितना देर के बाद स्ट्रक्चर फेल करेगा? 24 किलो न्यूटन तक वो क्या करेगा? सस्टेन करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या? क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। तो उसके कारण हमारा 1 मीटर क्यूब में कितना लोड लग रहा है? 24 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 24 किलो न्यूटन 1 मीटर क्यूब के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट आ गया। उसी तरह से हम देखेंगे आरसीसी। आरसीसी क्या है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी क्या है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी के लिए कितना है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे 25 किलो न्यूटन लगेगा तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? फेल कर जाएगा। ये टेस्ट कर करके ये रिपोर्ट निकाला हुआ है, किसके लिए? आरसीसी के लिए। अब उसी तरह से हमें यूज करना है स्टील का। स्टील का हम लोगों ने डेंसिटी बता करके रखा था। डेंसिटी क्या है? 7-8। डेंसिटी क्या था स्टील का? स्टील का डेंसिटी पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था ना, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा क्या है? स्टील का डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो यहां पे 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब किसका है? स्टील का यूनिट वेट है। मतलब 1 मीटर क्यूब में 78.5 किलो न्यूटन क्या है? उसका लोड लग रहा है। अगर इससे अधिक रखेंगे, ये एक क्या है? स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो स्टील का यूनिट वेट कितना हो जाएगा? 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर वॉल्यूम निकाल लिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका लोड निकल करके आ जाएगा कि इस पे इतना लोड लगेगा। इतना लोड लगेगा कहां पे? स्ट्रक्चर पे, ठीक है। 1 मीटर क्यूब के लिए 78.5 किलो न्यूटन। इसी तरह से बोल देगा कि 2 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 से कितना होगा? तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उतना किलो न्यूटन क्या आ जाएगा? डेड लोड, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोड कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये स्टील का हमारा हो गया यूनिट वेट। इसी तरह से ब्रिक मशीनरी का हो गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्टोन मशीनरी का हो गया 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वुड लकड़ी का कितना हो जाएगा? 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आ गया डेड लोड, जो हमें कोड बता करके रखा है इतना, ठीक है। अब जैसे यहां पे अब चलते हैं, ये डेड लोड कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट, लाइव लोड और सुपर इंपोज लोड पे, ठीक है। तो अब सुपर इंपोज लोड पढ़ रहे हैं और लाइव लोड। अब इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? देखो ये जो इसमें जो हम लोग कोड यूज करते हैं, पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 है। ये सुपर इंपोज लोड पार्ट 2 है, ठीक है। IS 875 पार्ट 2 किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? किसके लिए? लाइव लोड के लिए या सुपर इंपोज लोड के लिए, ठीक है। IS 875 पार्ट 2 1987, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। पहले इसका डिफिनीशन ये है, दिस टाइप्स ऑफ लोड्स आर रियल टाइम लोड, लाइव लोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंपोज्ड लोड और सडन लोड, ठीक है। फुल स्टॉप। लाइव लोड changes with respect to time. This type of loading may come and go, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है? इस लाइन पे ध्यान दो, लाइव लोड चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या होगा? लाइव लोड चेंज करेगा। मतलब कि हमारा जो लोड है वो मूवेबल है। लाइव मतलब क्या होता है? जिंदा। जिंदा आदमी क्या होता है? चलता है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर यहां जैसे क्या है, लाइव लोड क्या है? हम बिल्डिंग पे खड़ा है, हम क्या है? लाइव लोड। चेयर क्या है? लाइव लोड, उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। बेंच क्या है? लाइव लोड। टेबल क्या है? लाइव लोड। जो मूवेबल है, जो फिक्स नहीं है, वो क्या हो गया हमारा? लाइव लोड। जो एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि लाइव लोड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ लाइव लोड चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहां पे देख लिए, इसको क्या बोलते हैं? इंपोज्ड लोड भी बोलते हैं और सडन लोड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? टाइप्स ऑफ लोड, रियल टाइम लोड्स, ठीक है। ये क्या है? रियल टाइम से लोड है। अब अगर हॉस्पिटल में मरीज रहेगा तो है लोड, उसमें बेंच टेबल जो बेड है ये सब क्या है? हमारा लाइव लोड है। अगर स्कूल कॉलेज में जाओगे तो बेंच टेबल कुर्सी जितना कितना जो आदमी है जो मूव कर रहा है वो सब क्या है? हमारा लाइव लोड है, ठीक है। आज है कॉलेज बंद हो जाएगा, सारा लोग चले जाएंगे। अगर कॉलेज को हम उठा करके हॉस्पिटल बिल्डिंग बना देंगे तो सारा बेंच टेबल हट जाएगा। तो वो सब लोड क्या हो जाएगा?
हमारा क्या है, मूवेबल है। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे देख लो, जो हमारा वेट ऑफ फर्नीचर है, जो फर्नीचर का वेट है वो क्या हमारा है, लाइव लोड। ठीक है, पीपुल ऑक्युपाइंग द फ्लोर, अगर हम कोई आदमी फ्लोर पे घूम रहा है, चाहे वहां कोई रहता है, आज है कल नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, लाइव लोड एटसेट्रा। ठीक है, अब देखेंगे कि हर एक, अब जैसे हम लोग डेड लोड निकाल रहे हैं उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, लाइव लोड भी निकालते हैं। ठीक है, अब लाइव लोड, मिनिमम लाइव लोड कितना है, कि कौन से फ्लोर पे कितना लाइव लोड आएगा, हर एक बिल्डिंग का अलग अलग लाइव लोड है। ऐसा नहीं है कि जो हम कॉमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग का दोनों का अलग अलग लाइव लोड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग का अलग है और रेसिडेंशियल का अलग होगा, दोनों एक सेम नहीं होगा। क्यों, रेसिडेंशियल में सीमित लोग रहेंगे, 5 परिवार है, 5 ही परिवार रहेगा, लेकिन जो कॉमर्शियल है, मॉल घूमने गए, कितना सारा आदमी रहता है। ठीक है, उसका कोई लिमिट तो नहीं है ना, कि आज हो सकता है मंडे को सबको ऑफिस है, संडे को सब छुट्टी पे है, तो सब चला गया मॉल घूमने। तो स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे कॉमर्शियल बिल्डिंग का, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लाइव लोड। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग का डिजाइन कर दिए हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग को देख करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा फेल कर जाएगा। जहां पे 5 आदमी खड़ा होने के वाला जगह का डिजाइन कर दिए हैं हम, और वहां पे एक साथ में 50,000 आदमी खड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, फेल करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मूवेबल, मूव करते रहता है ना एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा नहीं है कि एक जगह खड़ा रहेगा, मूव भी करते रहेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि डिजाइन जब भी करेंगे किसी चीज का डिजाइन, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में किसी चीज का जब डिजाइन करेंगे, तो अगर हम फ्लूइड से रिलेटेड है तो प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रक्चर सॉलिड है, सॉलिड में हम जब भी यूज करेंगे तो लोड लेते हैं, कि इतना लोड लगेगा तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकालेंगे, इतना कंक्रीट लगेगा। जो हम लोग जब बीम का डिजाइन करते हैं, कॉलम का डिजाइन करते हैं, तो विदाउट लोड रेनफोर्समेंट कैसे बताएंगे, विदाउट लोड हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कितना हाइट होगा इसका। ठीक है, कहां पे फेल करेगा, कहां नहीं फेल करेगा, विदाउट लोड हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए हम लोग को लोडिंग सबसे पहले जरूरी है स्ट्रक्चर में, तभी हम लोगों ने सबसे पहला यूनिट में इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो टाइप्स ऑफ फ्लोर और मिनिमम लोड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लोर देखो, फ्लोर जहां पे क्या होगा, फ्लोर इन हाउस, हॉस्पिटल, वार्ड्स, डॉर्मिनेटरी। ठीक है, यहां पे कितना यूज करेंगे, 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना, लाइव लोड किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया लेकर के चल रहा है। यहां पे क्या है, वॉल्यूम है, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। यहां पे क्या है, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो एरिया के अनुसार चल रहा है मिनिमम लाइव लोड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्लोर घर का होगा, हॉस्पिटल का होगा, वार्ड्स, मतलब जो वार्ड्स होता है ना, देखते नहीं हो कि आईसीयू का वार्ड है, वो वार्ड है, डॉर्मेंट्री जो बाहर का जो एरिया है, तो वो सब का जो हमारा लेंगे, अगर अटैच रहेगा ये सब, तो इस बिल्डिंग में जो लाइव लोड लेंगे 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे देख लो, यहां पे देखो, हम तो इसके लिए देख लिए। अब देखो शॉप्स, मतलब दुकान का। ठीक है, क्योंकि वहां पे आदमी आना जाना करेगा, हो सकता है कि दुकान में 1 आदमी लेने आया, हो सकता है कि एक बार में 10 आदमी आ गया लेने, तो उस तरह से डिजाइन करेंगे। तो यहां पे शॉप्स हो गया, ठीक है, एजुकेशनल हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, एजुकेशनल बिल्डिंग हो गया, असेंबली बिल्डिंग हो गया, या रेस्टोरेंट हो गया। ठीक है, वहां पे आदमी फिक्स नहीं है, वहां पे कितना है, 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पे बोलोगे कि सर हॉस्पिटल में भी तो आदमी आते जाते रहता है, लेकिन हमारा बेड फिक्स है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर डिजाइन करेंगे, चाहे किसी भी कॉलेज का जैसे क्लासरूम का जब डिजाइन करते हैं, तो हमें पता होता है कि इस क्लासरूम में 60 बच्चा से ज्यादा नहीं बैठाना है। 60 से हो सकता है, इंजीनियर है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलता है। ठीक है, 60 की जगह पे 80 आ गया, ठीक है, फिर भी डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि 80 आ गया तो बिल्डिंग गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन फिक्स तो है ना कि 60 बच्चा से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इस हॉल में बैठाने का। ठीक है, तो हॉल में बैठाने का जगह नहीं है, तो आकर के करेगा क्या। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करके रखा। हॉस्पिटल भी क्या है, फिक्स करके रखा है। वार्ड भी क्या है, फिक्स है। डॉर्मेटरी में क्या है, फिक्स है कि इतना ही आदमी यहां पे रहेगा। तो हमारा फिक्सिंग जहां पे बात हो रहा है। और फ्लोर इन हाउस, हाउस का भी फ्लोर पता है कितना मेंबर है इस घर में। ठीक है, जो आएंगे गेस्ट आता है उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि कोई आदमी एक्स्ट्रा हो गया तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैक्सिमम लेकर के चलते हैं, मैक्सिमम लिमिट तक लेकर के फैक्टर चलता है सिविल इंजीनियरिंग। तो देखते नहीं हो कि ब्रिज आज कंस्ट्रक्ट हुआ और कल एगो ट्रक चढ़ाया और टूट गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो जो डिजाइन किया लोड कॉम्बिनेशन से इसे नहीं लगाया। ठीक है, तो वो सब देखेंगे बाद में।
तो यहां पे शॉप्स हो गया, एजुकेशनल बिल्डिंग हो गया, असेंबली हो गया, बिल्डिंग एंड रेस्टोरेंट के लिए कितना है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से क्या है बैंकिंग हॉल, सारे बिल्डिंग के लिए अलग अलग है, ठीक है। बैंकिंग हॉल हो गया, ऑफिस एंट्रेंस हॉल हो गया, उसके लिए कितना है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। गैराज में देखो, गैराज के लिए कितना है हमारा लाइव लोड कितना है 4 to 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे तो लिमिट दे दी है 4 to 7.5, तो सब गाड़ी एक तरह से है नहीं, कोई बाइक भी लेकर के आ जाएगा गैराज में, या तो ट्रक भी लेकर के चला आएगा। तो डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे, देख करके करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ा गैराज कोई बनाया है जैसे कार का ही, ठीक है। बाइक का तो अलग सर्विस सेंटर होता है, लेकिन कार में ऐसा तो होता है ना कि कोई कार है कि जैसे ऑल्टो हो गया, तुम्हारा वैगन आर हो गया, और उसी मारुति सुजुकी में लेकर के बड़ा गाड़ी कोई चलाएगा, इर्टिगा हो गया, ये सब बड़ा गाड़ी, तो बड़ा कैपेसिटी का गाड़ी होगा, तो गैराज पे जो लोड रहेगा वो तो हेवी हो जाएगा ना फ्लोर पे। तो उसके लिए हमारा क्या है एक लिमिट लेकर के चले हैं कि 4 to 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक, ये लिमिट हमारा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है स्टेयर्स, लैंडिंग, लैंडिंग समझ ना जिसको चौताल बोलते हैं, ठीक है। स्टेयर्स हो गया, लैंडिंग हो गया, बालकनीज हो गया और कॉरिडोर हो गया। फॉर फ्लोर लिएबल टू ओवर क्राउडिंग, अगर ओवर क्राउडिंग रहेगा, जैसे ओवर क्राउडिंग मतलब समझ रहे हो, अगर स्कूल जैसे कॉलेज का हम क्या बिल्डिंग का डिजाइन किए हैं, वहां पे स्टेयरकेस का डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे तो ओवर क्राउडिंग, क्योंकि अगर हम बेल बजेगा तो सारा क्लासरूम का छुट्टी तो एक टाइम में होगा, तो हमारा सीढ़ी पे क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा, तो ओवर क्राउडिंग एरिया होगा, ओवर क्राउडिंग वाले प्लेस होंगे, वहां पे हमारा क्या हो गया लाइव लोड जो हम लेंगे वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। लाइव लोड कितना लेंगे 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना कि जहां पे ओवर क्राउडेड होगा, यहां पे नहीं कि यहां पे देखो और नॉट लिएबल टू क्राउडिंग, अगर स्टेयरकेस का डिजाइन कर रहे हैं चाहे बालकनी का डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे अगर ओवर क्राउडिंग नहीं है, ठीक है, हम लोग सिंपल घर का देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे तो मेंबर फिक्स है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बेल बजेगा तो सारे लोग निकल करके बाहर निकल जाएंगे, सीढ़ी पे मूव करने लग जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा जहां पे क्राउडिंग नहीं है वहां पे कितना लेंगे लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ऐसे कर करके हम लोग देखें, 2 लोड देख लिए हम लोग, डेड लोड और लाइव लोड। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे भी देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं हमारा थर्ड लोड है जो हमारा है हमारा स्नो लोड, ठीक है। अब स्नो लोड के बारे में देखेंगे कि ये क्या करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो प्लेस है, अगर हम यही हिमाचल प्रदेश में है चाहे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, तो वहां क्या होता है ठंडे के टाइम में टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है बर्फबारी होता है, स्नो, वहां पे क्या होता है स्नो होने लगता है, ठीक है। तो वहां पे बर्फ जहां पे जमा होगा एक जगह पे, तो उसके कारण तो लोड आएंगे किस पे, हमारे रूफ पे, चाहे स्लैब पे, चाहे लास्ट स्ट्रक्चर का जो लास्ट होगा हमारा बिल्डिंग का, जैसे 4th फ्लोर पे, ठीक है, वहां पे तो लोड आएगा। तो लोड हमारा क्या है सारे कंपोनेंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्नो के कारण तो 2 से 3 महीने तक रहेंगे बर्फ, तो उसके कारण क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर तो फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बार बार बर्फ हटाने की जगह पे घर ही हटाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसा डिजाइन करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्नो लोड को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड लोड है, तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं डिफिनीशन इसका स्नो लोड का। तो ये क्या होता है डायरेक्टली अप्लाइड वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाइड होता है, कहां हमारे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल लोड का ये लास्ट टाइप जो है हमारा क्या है स्नो लोड। अब ये देखो अब स्नो लोड जो है हमारा वो किस में आएगा पार्ट 4, लेकिन बाकी सब सेम है, IS 875 पार्ट 4 1987। यहां पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना है यहाँ पे वर्टिकल लोड में जो एग्जांपल है हमारा कौन है डेड लोड, लाइव लोड और स्नो लोड। लेकिन हमारा डेड लोड पार्ट 1, लाइव लोड पार्ट 2 और ये पार्ट 4, ऐसा नहीं करना है कि पार्ट 3 कर देना, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट में आएगा पार्ट 4 में। अब देखो दिस टाइप ऑफ लोड इज कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रक्चर विच रिसीव स्नोफॉल, ठीक है। कहां कौन सा स्ट्रक्चर रिसीव करेगा फॉल को जहां पे रिसीव करेगा स्नोफॉल ड्यूरिंग मॉनसून, ठीक है। स्नो लोड आर कैलकुलेटेड बाय द प्रोजेक्शन बाय स्नो एट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर
ठीक है, ये क्या होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस लोड को कंसीडर करेगा। कौन कौन सा, अगर हमारा बिल्डिंग का कंपोनेंट है, हमारा कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो अगर स्नो का लोड होगा तो हमारे सारे कंपोनेंट पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें कि डिस्ट्रीब्यूट तो सब पे हो रहा है, लेकिन अफेक्टेड डिपेंड किस पे करेगा। देखो यहां पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमारा जितना हाइट होगा, तो अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग है तो अधिक हाइट का है तो क्या होगा, हमारा बेंड होने का चांस होगा, स्ट्रक्चर फेल होने का चांस होगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पे। दूसरा क्या है, साइज एंड शेप ऑफ रूफ, हमारा रूफ का साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका थिकनेस बढ़ाना होगा कि घटाना होगा, ये सब देखेंगे हम लोग जब डिजाइन करेंगे तब। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर गया, साइज एंड शेप ऑफ द रूफ, क्योंकि हमारा जो स्टोर करेगा, जो हम रेनफॉल या हमारा जो स्नोफॉल को जो स्टोर करेगा, कौन करेगा, रूफ करेगा। ठीक है, छत पे इसका स्टोरेज होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, साइज एंड शेप ऑफ द रूफ। और थर्ड नंबर क्या है, लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि हम बिहार में हैं और स्नोफॉल का लोड ले रहे हैं, तो लोड लेने से बोले ना कि क्या क्या में इंक्रीमेंट हो जाता है, कंक्रीट भी इंक्रीज कर जाएगा, रेनफोर्समेंट इंक्रीज कर जाएगा, हमारा जो सरिया प्रोवाइड कर रहा है वो अगर इंक्रीज कर जाएगा तो स्नो लोड लेंगे, तो यहाँ पे जो कि बेसिक नीड है ही नहीं, यहाँ पे लेकर के हम अपना स्ट्रक्चर को क्यों महंगा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर गया, वो डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग। हमारा लोकेशन कहाँ है, शिमला में होगा, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, चाहे हमारा क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्नो, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्नो का मतलब क्या है, कब कब आएगा, कौन कौन टाइम में स्नो आएगा। और फ्रीक्वेंसी ये देखते हैं कि कितना इसका लेयर बनता है, कब कितना लेयर बनेगा, तो उस फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक करेंगे। तो ये क्या पे डिपेंड कर गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्नो पे। कौन डिपेंड करेगा, हमारा स्नो लोड। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमको लोड कैलकुलेट करना है ना, स्नो का लोड कैलकुलेट करना है। तो ऑन यहां पे क्या है, कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ स्नो लोड ऑन ए स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। तो यहां पे क्या है, देखो एक फॉर्मूला है जो कोड दे करके रखा है, एस इज इक्वल टू म्यू इंटू, इसको बोलते क्या है, म्यू। ठीक है, ये सब पढ़े होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, डायनेमिक और स्टैटिक पढ़े थे वहां पे, तो वहां पे हम लोग देखे होंगे ये सब। ठीक है, म्यू का वहां पे नोटेशन आता है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी में हम लोग म्यू ही लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, म्यू का मतलब यहां पे डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं ले लेना, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, इसका मतलब हम बता रखे हैं नीचे में। ठीक है, और क्या है, एस नॉट, क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एस नॉट। अब एस क्या, हमारा डिजाइन ऑफ स्नो लोड। ठीक है, यहां से कैलकुलेट होकर के क्या आएगा, स्नो लोड आएगा। और ये क्या हमारा म्यू, म्यू क्या है, शेप कोफिशिएंट, म्यू क्या हो गया हमारा, शेप कोफिशिएंट। और एस नॉट क्या है, ग्राउंड स्नो लोड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, शेप कोफिशिएंट होता है ना, जो हमारा क्या है, चेंज ऑफ द, जो हम स्ट्रक्चर जो चेंज करेंगे और इनिशियल स्ट्रक्चर का रेशियो होता है, वही हमारा क्या होता है, शेप कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे शेप कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राउंड स्नो लोड, जो हमारे ग्राउंड पे जो हमारा स्नो जमा रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो लोड है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, किसका, स्नो का लोड। ठीक है, अब नोट, एक चीज ध्यान देना है कि अब देखो बोलोगे कि सर अगर ये हम नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक आईएस कोड ने दे रखा है कि अगर कुछ नहीं दिया रहे तो एज्यूम करेंगे, अगर हम डिजाइन में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, स्नो लोड मे बी एज्यूम टू बी 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm थिकनेस ऑफ द थिकनेस चाहे डेप्थ ऑफ स्नो। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि यहां पे देख लो, ये रूफ है। ठीक है, यहां पे बर्फ जमा हो गया। ठीक है, यहां पे बर्फ क्या हो गया, जमा हो गया, इसका थिकनेस मान लिया हो गया 12 mm थिकनेस हो गया। ठीक है, तो यहां पे 12 mm थिकनेस हो गया, तो हम पूछेगा यहां पे कि ये बताओ कि बर्फ का कितना लोड आ रहा है। ठीक है, यहां पे तो देखो 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कितना कर देंगे, 12 mm। ठीक है, 25 इंटू 12 करेंगे, इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डिजाइन ऑफ स्नो लोड निकल करके आ जाएगा। इसका अब एरिया जो हमारा रूफ का एरिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, टोटल लोड ऑफ द स्नो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे देखेंगे जब हमारे पास नहीं दिया रहेगा डाटा, कितना ये सब वैल्यू नहीं दिया रहेगा ना, तो हम लोग सीधे ले लेंगे, कितना कर लेंगे, एज्यूम 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm, ध्यान देना, पर मीटर नहीं, पर mm, डेप्थ ऑफ द स्नो, जितना डेप्थ तक सरफेस से ऊपर जो स्नो जमा हो गया है वो। ठीक है, यहां पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा वर्टिकल लोड है वो हमारा क्या हो गया,
कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लोड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोड देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्या था हमारा, विंड लोड। अब विंड लोड में देखो IS 875 पार्ट 3, ये इस पे ध्यान देना, हमारा कौन सा है, विंड लोड के लिए हमारा पार्ट 3 है। विंड लोड IS 875 पार्ट 3 1987। ठीक है, अब नाम ही है विंड लोड, तो लोड किसके कारण आएगा, विंड द्वारा। ठीक है, तो यहां पे देखो, दिस टाइप ऑफ लोड्स आर कंसीडर इन डिजाइन इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज मोर देन 15 मीटर। अगर 15 मीटर से अधिक हाइट रहेगा तभी हम क्या लेंगे, विंड लोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज मोर देन 15 मीटर, विंड लोड आर अकर ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल लोड कॉज्ड बाय द विंड। ठीक है, किसके कारण आएगा, विंड के द्वारा। ठीक है, विंड के द्वारा कौन, हॉरिजॉन्टल लोड जो एक्ट करेगा किसके द्वारा, विंड के द्वारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विंड लोड। एज एन इंक्रीज इज यूजिंग लाइटर मटेरियल इज कंस्ट्रक्शन, विंड लोड फॉर बिल्डिंग शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब हम लाइटर मटेरियल यूज करेंगे, जैसे 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 ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा मटेरियल लाइट होगा, जैसे क्या होता है कि नीचे का, जैसे क्या होता है ना, नीचे का जो बेस होता है काफी हेवी स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे टॉप पे जाते हैं ना तो क्या करते हैं, क्योंकि अगर यही सेम वेट लेकर के चले जाएंगे तो स्ट्रक्चर पे लोड काफी ज्यादा होगा, तो हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनाते हैं। ठीक है, नहीं बन पाएगा, स्ट्रक्चर ही फेल कर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अगर नीचे में एक कॉलम में 10 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं तो वही 5th फ्लोर पर जाएंगे तो 10 के जगह पे हम 6 चाहे 7 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, 8 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, 10 नहीं रहेगा। वैसे हम धीरे धीरे क्या होता है ना, रेनफोर्समेंट घटते चल जाएगा, तो बिल्डिंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लाइटर होते चला जाता है, मतलब हमारा वेट क्या हो जाएगा, उसका घटते चला जाएगा। तो विंड का जब इफेक्ट पड़ेगा उस पर तो स्ट्रक्चर को क्या करेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ ढकेल देगा। ठीक है, क्योंकि विंड का इंटेंसिटी अगर कंटिन्यू आते रहेगा तो क्या होगा, जैसे हमारा देख लो मुंबई का स्ट्रक्चर हो गया, चाहे तुम्हारा यहाँ वेस्ट बंगाल का स्ट्रक्चर जो समुद्र के किनारे, हमेशा विंड का इफेक्ट बिल्डिंग पे आते रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घर में विंड लोड कंसीडर करेंगे, करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर करना है तो हमारा जो हाइट होगा बिल्डिंग का वो 15 मीटर से अधिक जाएगा तब कंसीडर करेंगे। तो विंड लोड कहां पे कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे चिमनी में। ठीक है, जो जाओगे यहाँ पे बाढ़ में है ना थर्मल पावर प्लांट, वहां जाकर के देखो चिमनी काफी हाइट तक होता है, हाई राइज तक होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम चिमनी का डिजाइन करेंगे तो वहां पे विंड लोड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमको जानना होता है कि विंड लोड का इंटेंसिटी कितना होता है। और यहां पे ध्यान देना, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग विंड का इंटेंसिटी है। ऐसा नहीं है कि जो विंड का इंटेंसिटी हमारा वेस्ट बंगाल में है वही इंटेंसिटी क्या होगा, बिहार में होगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है लोकेलिटी पे, हर एक जगह पे अलग अलग विंड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आगे वैल्यू देखेंगे VZ का, वो तुम्हें गिवन होगा अलग अलग लोकेलिटी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जाओगे अलग विंड इंटेंसिटी आएगा, बिहार में रहोगे अलग विंड इंटेंसिटी दिखाएगा। ठीक है, तो हर एक लोकल एरिया लोकेलिटीज पे डिपेंड करेगा हमारा विंड का प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या है, कैलकुलेट करेंगे किसका, विंड लोड ऑन ए स्ट्रक्चर पे विंड लोड कंसीडर करेंगे तो ये क्या पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ द विंड। नाम ही है विंड लोड, तो वेलोसिटी किस पे, किसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड। और क्या करेगा, साइज एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो हम लोगों ने अभी बताया कि 15 मीटर से अधिक हाइट जाएगा तब जाकर के हम लोग क्या करना है, विंड लोड अप्लाई करना है। ठीक है, विंड लोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर 15 मीटर से कम है तो कोई जरूरत ही नहीं है करने का। ठीक है, तो डिपेंड किस पे किया, वेलोसिटी ऑफ द विंड पे और हाइट एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग पे। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा क्या करेगा, इंटेंसिटी ऑफ द विंड। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, देखो, टू कैलकुलेट द डिजाइन विंड प्रेशर एट ए टोटल लोड ऑफ विंड ऑन ए बिल्डिंग। अब देखो यहां पे क्या है, PZ। ठीक है, लोड किसके लिए आएगा, विंड लोड आएगा, लेकिन यहां पे इंटेंसिटी दिखा रहा है प्रेशर ऑन, ये प्रेशर इंटेंसिटी है किसका, विंड का। ठीक है, तो यहां पे देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या है 0.6 इंटू VZ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी ऑफ द विंड को तो स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा,
प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द विंड, ठीक है, ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब बोलोगे कि सर यहां पे तो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा निकल कर क्या आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी किसी चीज के लिए डिजाइन करते हैं तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना 0.6, ये भी एक अपना यूनिट लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कोड ने बता करके रखा है कि अगर 0.6 इंटू VZ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा जो प्रेशर निकल करके आएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। जैसे हर एक स्ट्रक्चर में, जैसे हम लोग हाईवे में बहुत जगह पढ़ेंगे जो IRC कोड, इंडियन रोड कांग्रेस ने बोल के रखा है, ये जब इसका यूनिट देखोगे तो डिफरेंट आएगा और हम लोग यूनिट यूज करते हैं, डिफरेंट यूज करते हैं। उसी तरह से यहां पे भी है, ठीक है। तो यहां पे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, वेलोसिटी ऑफ द विंड को स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द विंड, विंड का प्रेशर इंटेंसिटी निकल करके आ जाएगा। और ये जो हम इंटेंसिटी यूज करेंगे ये अप टू हाइट जो हमारा बिल्डिंग का होगा वो 30 मीटर तक होगा तब, ठीक है। 30 मीटर के हाइट तक तो हम PZ इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0.6 इंटू VZ स्क्वायर। अगर हमारा हाइट बढ़ गया 30 मीटर से मैक्सिमम जहां तक ले जाना है, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल के लिए सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सा है, बुर्ज खलीफा, ठीक है, 458 मीटर हाइट है उसका, ऐसे देख लेना अप्रॉक्सीमेटली 458 मीटर ही है, ठीक है। तो अगर उस टाइप का स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो हम तो विंड प्रेशर लेंगे, वो समुद्र के किनारे है। तो अगर हाइट हमारा बढ़ जाएगा, प्रेशर यूनिफॉर्म, अगर यहां पे अप टू 30 मीटर तक है तो हमारा जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा। यूनिफॉर्मली मतलब यहां पे विंड का इंटेंसिटी है सेम होगा सब जगह पे, ठीक है, सब जगह पे क्या है, सेम है। अगर हम एबव 30 मीटर ऑफ द विंड प्रेशर में भी इंक्रीजेस, अगर 30 मीटर से अधिक चले गए तो यहां पे क्या हो जाएगा, VZ जो है यहां पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, VZ इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू V। B हमारा क्या है, ये विंड का प्रेशर, जहां पे बोले ना लोकेलिटी पे डिपेंड करेगा, वहां के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो K1 और K2 और K3 ये हमारा क्या है, पहला है रिस्क कोफिशिएंट, सेकंड नंबर मेरा क्या है, कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द टेरेन हाइट एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ड किस पे, टेरेन, जो हमारा टेरेन मतलब समझ रहे हो ना, हिली एरिया में जो हमारा हाई राइज में होगा, ठीक है। तो टेरेन का ये कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा, टेरेन वाले में एरिया में, और चाहे हाइट होगा और साइज पे, ठीक है। और ये K3 क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर। ये सारा वैल्यू तुम्हें दिया हुआ होगा, ठीक है। सीधे K1 K2 K3 का वैल्यू पुट करना है, अभी भी तुमको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये पुट कर करके VZ निकालेंगे, यहां पुट करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा विंड प्रेशर, ठीक है, हमारा विंड इंटेंसिटी निकल करके आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग ने देखा वर्टिकल लोड देख लिए, यहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लोड में विंड लोड देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक लोड, ठीक है। तो अब हम लोग जो अर्थक्वेक लोड है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अर्थक्वेक लोड होता क्या है, और पूरा होल चैप्टर जो हम लोग पढ़े अभी, टोटल ये इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है टोटल हम लोग जो पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे, और मेन टॉपिक मेन जो कंटेंट है वो हम एक लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारे SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछता है हमारा डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। जैसे मटेरियल हो गया, इलास्टिक लिमिट कितना, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल कितना होना चाहिए स्टील का, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। थैंक यू।